जय हिंद दोस्तों। आज हम आर्टिकल को कवर करने वाले हैं वो है कि महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसकी क्या पावर रहेगी, उसके पास क्या लिमिटेशन है, और जो पोलिंग के सेफ गार्ड मतलब कि एक फेयर वोटिंग हो वहाँ पे उसके लिए क्या क्या ज़रूरी स्टेप उठाए गए हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, वो हम सब कुछ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले कंटेक्स्ट देखते हैं, हम बैकग्राउंड देखते हैं कि महाराष्ट्र में अभी 3 इलेक्शन होने वाले हैं। एक होगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, एक होगा वहाँ पे काउंसिल का, एक होगा नगर पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं, और ये भी 3 फेजेस के अंदर होंगे, ठीक है ना। अपोजिशन के क्या चैलेंज है, डेट हमें याद करने की नीड नहीं है। अपोजिशन के क्या एलिगेशन है वहाँ पे कि वोटर लिस्ट में ही बहुत सारे डुप्लीकेट एंट्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई राम पर्सन है, ठीक है ना, उसका नाम राम शर्मा है और वो मेल है, ठीक है ना, इसी नाम के बहुत सारे इलेक्शन कार्ड बने हुए हैं। मतलब कि एक किसी सेम डिस्ट्रिक्ट में, एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, एक तीसरे डिस्ट्रिक्ट में, एक चौथे डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में इसके नाम बने हुए हैं। इनको बोलते हैं डुप्लीकेट एंट्रीज। आजकल हम देखते हैं ना राहुल गांधी जो सारे उनके वीडियोस वगैरह देखते हैं ना, वैसे डुप्लीकेट एंट्रीज बहुत सारी हो रही है। ये अपोजिशन का एलिगेशन है। सेकंड, मिसिंग नेम्स है, मतलब कि अगर मैं 18 साल का हूँ फिर भी मेरा नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। और फेक और सस्पिशियस वोटर्स है बहुत सारे, मतलब नाम अलग है, किसी का एज 150 साल है लेकिन वो भी वोटिंग देना रहा है, इस तरह से सस्पिशियस वोटर्स भी है। आउट ऑफ स्टेट वोटर्स का अनएक्सपेक्टेड इंक्लूशन है, मतलब कि महाराष्ट्र की जो अपोजिशन है वो कहता है कि यूपी के बहुत सारे लड़के, बिहार के बहुत सारे लड़के, राजस्थान के बहुत सारे लड़के ये अचानक से ही इलेक्शन से जस्ट पहले महाराष्ट्र में आ जाते हैं और अपना वोटर कार्ड बना लेते हैं। इनको बोलते हैं आउट ऑफ द स्टेट वोटर्स। और ऐसा बहुत सारा अचानक से बहुत सारा एक जंप दिखा गया है, जो बाहर के लड़के अचानक से यहाँ पर आकर के वोटिंग लिस्ट में जुड़ रहे हैं। ये अपोजिशन के सारे चैलेंजेस है और एलिगेशन है। सिंपल भाषा में बात करूँ तो अगर वोटर लिस्ट ही सही नहीं है ना तो फेयर इलेक्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है इसकी कुछ लिमिटेशन है ना, कि ये क्या कर सकता है और क्या ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। हम पहले देखते हैं क्या नहीं कर सकता है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है ना, देखो इंडिया में 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके अंडर आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना, जो कि स्टेट के जैसे कि नगर पंचायत होती है या फिर काउंसिल वगैरह होता है या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं ना, इन सब के इलेक्शन वगैरह ये लेती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये क्या नहीं कर सकती हम वो देखते हैं। वोटर लिस्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है। सही बात है। क्यों? क्योंकि एक रूल है इंडिया में, उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और आर्टिकल 243 के। ये दोनों पावर देते हैं इलेक्शन कमीशन को कि वो वोटर लिस्ट बनाएगा। SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट नहीं बना सकता है, और उसके अंदर ये नाम को ऐड भी नहीं कर सकता है और नाम को रिमूव भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये काम कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। SEC जो होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सेम लिस्ट को यूज़ करना पड़ता है। अगर इलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट है ना, वोटर लिस्ट है, अगर उसमें मिस्टेक है तो SEC कुछ भी नहीं कर सकता है वहाँ पे, ठीक है ना, उसे वो यूज़ करनी ही पड़ेगी, ठीक है। एग्जांपल, अगर कोई गर्ल है अंजलि, उसका नाम इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में नहीं है तो SEC उसका नाम ऐड नहीं कर सकता है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड क्या होता है, एक अभी यूथ का कट ऑफ एज निकाला था, मतलब कि महाराष्ट्र इलेक्शन में ऐसा कहा गया है अभी कि उनकी एलिजिबिलिटी बताई गई कि 1 जनवरी 2025 की एलिजिबिलिटी रखेगी। इसका मतलब क्या है? मतलब कि अगर, और इलेक्शन कब होने वाले? दिसंबर में। डेट क्या रखी कट ऑफ? 1 जनवरी 2025, इलेक्शन कब होंगे? दिसंबर में। इसका मतलब क्या है? जो पर्सन फैब 2025 में, ये जनवरी कट ऑफ डेट है, फेब 2025 में अगर कोई 18 प्लस का होता है ना, तो वो जाकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कहे कि सर मेरा नाम वोटर लिस्ट में डाल दो, मैं 18 साल का हो गया, तो उसका नाम ऐड नहीं हो गया। मेरी बात समझ में आ गई क्या? ये यूथ कट ऑफ का इशू है वहाँ पे भी। बात समझ में आ गई? अगर वो मार्च में 18 प्लस होता है तो तब भी उसका नाम ऐड नहीं होगा। क्यों ऐड नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम कट ऑफ एज रखेंगे कि कौन व्यक्ति वोट दे पाएगा, कौन व्यक्ति वोट नहीं दे पाएगा। तो जो यूथ जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 में 18 में हुए हैं उनका नाम लिस्ट में नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कि कोई लड़का है, वो 18 साल का होता है अगस्त में एक, और डेट कट ऑफ डेट क्या है? जनवरी। अगस्त में कोई 18 साल का होता है तो इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में उसका नाम नहीं आएगा, वो वोट नहीं दे पाएगा। और ये बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चरल गैप बताया गया है, ठीक है ना। तो क्या 2 काम करेगा? एक तो ये नाम को ऐड नहीं कर सकता है, रिमूव भी नहीं कर सकता है। सेकंड, ये कट ऑफ वाला इशू आ रहा है, ठीक है सर। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन एक्चुअली में करता क्या है? अगर ये नाम ऐड नहीं कर सकता, नाम रिमूव नहीं कर सकता, तो ये करता क्या? इसका ऑपरेशनल रोल क्या है? पहला होता है इसका डीलिमिटेशन का, मतलब वार्ड बनाने का।
मैं वार्ड बताता हूँ। जैसे कि कोई कंस्टिट्यूंसी है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जयपुर है। जयपुर में मान लेते हैं कि टोटल 900 मकान है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इनको ये 3 वार्ड में बांट देगा। इसमें 300 मकान हो जाएंगे। ये पूरा जयपुर है मान लेते हैं, उसमें 900 मकान टोटल मिला करके। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है, ये डीलिमिटेशन कर सकता है, मतलब ये वार्ड बना सकता है। भाई 300 मकान का एक वार्ड, 300 मकान का एक वार्ड, 300। आप भी किसी न किसी वार्ड में रहते हैं ना, वो वार्ड का नाम किसने दिया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने दिया है। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सर। तो ये क्या करता है कि इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट होता है, तो उसको ये वोटर लिस्ट को वार्ड में डिवाइड कर देता है। सही बात। ऐसा ही क्यों करता है, ताकि इलेक्शन वगैरह का मैनेजमेंट ईजी हो पाए। ठीक है सर, समझ में आ गया। मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा इसको। जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको 3 वार्ड में बांटना है, तो ये बांट सकता है। क्या ये 30 में भी बांट सकता है? क्या बिल्कुल बांट सकता है, इसका जो मन है वो कर सकता है। ठीक है। और ये क्या काम करता है, ये टाइमलाइन बनाता है। ये बताता है कि पहले वार्ड वाइज लिस्ट कब निकलेगी, और उसमें ऑब्जेक्शन का भी कोई कितनी तारीख से कितनी तारीख तक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, कोई करेक्शन कर सकते हैं। फाइनल लिस्ट कब निकलेगी वार्ड की, पोलिंग सेंटर कब होंगे, ठीक है ना, और फाइनल सेंटर वाइज लिस्ट कब निकलेगी। मतलब ये टाइमलाइन बताता है कि लिस्ट की ड्राफ्ट वाली लिस्ट कब निकलेगी। अगर आपका ड्राफ्ट वाली लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो आप करेक्शन के लिए जा सकते हैं, ऑब्जेक्शन के लिए जा सकते हैं। फिर फाइनल लिस्ट कब, ये टाइमलाइन बताता है। ठीक है। ये क्या करेगा, ये वार्ड बनाएगा, एक टाइमलाइन बताएगा। ठीक है। और क्या करेगा ये, और और अलग कंसर्न देखते हैं इसका, कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास कौन से इशू रेज हो सकते हैं, मतलब हम कौन कौन सी परेशानी उनके पास लेके जा सकते हैं। पहला क्या होता है कि वो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, एसईसी होता है, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लिस्ट ही यूज़ करता है वो। ठीक है ना, और कोई भी यूज़ वो नहीं कर सकता अपने मन से। वो किसी का नाम ऐड और रिमूव नहीं कर सकता है। स्टेट एसईसी को ईसीआई लिस्ट को नहीं बदलता ये। एसईसी सिर्फ क्या करता है, मैपिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के इशू को सॉल्व करता है ये। मतलब कि अगर आपका नाम रॉन्ग वार्ड में आ गया, फॉर एग्जांपल मेरा अगर मकान यहाँ आ रहा है, ठीक है ना, और बाई चांस मेरे को इस वाले वार्ड के अंदर में मेरा नाम डाल दिया, तो मैं कहूँगा सर मेरे को रॉन्ग वार्ड में डाल दिया, आप मेरे को इस वाले वार्ड में डाल, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। आपका नाम अगर मल्टीपल वार्ड में आ रहा है, मतलब कि मेरा नाम है ना, अगर एक वार्ड दो, हर एक वार्ड में मेरा नाम आ रहा है, तो भाई मैं वोट तो एक जगह दे पाऊंगा ना, और मेरा नाम बाई चांस 3 में आ गया, तो अगर मैं खुद जाके भी इस चीज़ को कह सकता हूँ स्टेट इलेक्शन कमीशन के बाद कि सर कि मेरा नाम 3 वार्ड में आ रहा है, या फिर कोई दूसरा पर्सन भी जाके कह सकता है कि सर कि ये जो मेरे पड़ोसी है उनका 3 वार्ड में नाम आ रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, डुप्लीकेट वोटर बोलेंगे यहाँ पे। क्योंकि 1 2 3 डुप्लीकेट वहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है। कोई दूसरा भी कंप्लेन कर सकता है, और खुद जाके भी कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपका नाम गलत वार्ड में है, तो भी अपन जाके उनको कंप्लेन कर सकते हैं। और चौथा क्या कर सकते हैं, एक ही एड्रेस में अगर बल्क वोटर रहते हैं, तो ये वाली कंप्लेन भी अपन किस में कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन में। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है ना, एक मकान के अंदर 500 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है ना। ऐसा आपने देखा होगा ना, राहुल गांधी जी ने वीडियोस बनाए थे, उसमें बताया था कि एक मकान में 500 नहीं रहते। तो ये वाली जो शिकायत है किसको कहेंगे हम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं करेंगे, ये हम करेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन को करेंगे। एक ही एड्रेस में बल्क वोटर्स बोलते हैं। चलो ठीक है। एसएससी डुप्लीकेट्स को कैसे पकड़ता है, जैसे कि मेरा नाम अगर एक वार्ड में भी आ रहा है, 2 वार्ड में भी आ रहा है, 3 वार्ड में भी आ रहा है ना, तो मेरा नाम वो कैसे पकड़ेगा, इनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर में ये 4 चीज़ों को मैच करते हैं। कैसे, एक तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और जेंडर। अगर ये 4 नाम अगर मैच कर गया है, तो मतलब कि वो डुप्लीकेट पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का नाम ऐसा है अरुण एस पाटिल, और वो मेल है, और अगर ये नाम उन्होंने सॉफ्टवेयर में डाला, और अगर 2 वार्ड में ये दोनों सेम नाम आ गए ना, तो ये मान लेते हैं कि ये दोनों नाम ये एक ही पर्सन के, और हमसे डुप्लीकेट वोटर बन चुके हैं यहाँ पे। तो एक को ही क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, एक को ही अलाउ करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल आ गई। अगर 90% में मैच मिल जाता है, तो ये मान लिया जाता है कि ये सस्पेक्टेड डुप्लीकेट है। ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इस लिस्ट को सीईओ के पास भेजता है, सेंट्रल इलेक्टोरल ऑफिसर। ये कौन होते हैं, ये आईएएस वगैरह होते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन इस वाले लिस्ट को सीईओ के पास भेजता है, फिर सीईओ जो फील्ड स्टाफ होता है उनके पास भेजता है, और फील्ड स्टाफ फिर ग्राउंड वेरिफिकेशन करता है, घर घर जाके चेक करता है कि यार कि हाँ यार कि ऐसा तो नहीं कि सेम नाम के 2 जगह रह रहे हैं। ठीक है ना, डुप्लीकेट्स नहीं आने चाहिए। ग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, और लास्ट में करेक्ट, फिर सीईओ क्या करता है, अगेन बाद में लिस्ट को करेक्ट करता है, और एक करेक्ट करके वापस से एसईसी के पास भेजता है। बात समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। देखो, एसईसी ने नाम को डिलीट नहीं किया। नाम को डिलीट किसने किया है, सीईओ ने किया है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने किया है। और ये किसका पार्ट होता है, ये होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पार्ट होता है। बात समझ में नहीं आई? ठीक है। एसईसी को हमने रिपोर्ट की कि सर कि सर वहाँ पे 2 मतलब कि सेम नाम के व्यक्ति
मतलब डुप्लीकेट वोटर्स आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना। अगर मैंने किसी की रिपोर्टिंग की है एसएससी के पास जाकर के, तो एसएससी खुद जाके नाम डिलीट नहीं करेगा, ये सीईओ के पास भेजेगा जो कि इलेक्शन कमिश्नर पार्टी का होता है। ये फिर फील्ड वाले ऑफिसर को भेजेगा कि फील्ड ऑफिसर कहेगा जाके घर पे देख के रखो कि हाँ डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर उनको लगता है डुप्लीकेट है तो सीईओ साहब एडिट करेंगे लिस्ट को और वापस से एसएससी के पास भेजेंगे। बात समझ में आ गई सर। एक क्या होता है वोटर अंडरटेकिंग करते हैं, एसईसी जो होता है वो वोटर अंडरटेकिंग करते हैं। सिंपल भाषा में क्या होता है ना, आप जब वोट देने जाते हैं ना तब आपका ऐसे एक लिस्ट बनी होती है, ठीक है ना। इसमें इस तरह से होता है, यहाँ आपकी फ़ोटो होती है, यहाँ कुछ नाम वाम लिखा होता है, यहाँ आपके साइन कराते हैं ना, साइन कराते हैं ना, बस उसको अंडरटेकिंग बोलते हैं। इस अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है कि आपके खुद के साइन कराना। हर वोटर पोलिंग सेंटर में एक अंडरटेकिंग फॉर्म को साइन करता है। हाँ अपन साइन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, यानी उसमें क्या लिखा होता है कि मैं इसी बूथ में वोट दूंगा और कहीं वोट नहीं दूंगा, ठीक है ना। मतलब हम साइन कर लेते हैं ना तो अधिकारी मान लेते हैं कि ईमानदार व्यक्ति कहीं वोट नहीं देगा। रियलिटी कुछ और है, पर हाँ एसएससी इस तरह की अंडरटेकिंग करवाती है। पर्पज़ क्या होता है कि डबल वोटिंग ना हो सके, इम्पॉसिबल हो जाएगी डबल वोटिंग। मतलब साइन करा दिया तो वो इंसान का मन परिवर्तन हो जाएगा, फिर वो कभी भी डबल वोटिंग करने नहीं जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट वोटर है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। सेकंड अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब कि ये डुप्लीकेट्स को पकड़ना चाहते हैं और ये अंडरटेकिंग से आराम से पकड़ भी लेते हैं, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर किसी का नाम गलती से 2 बूथ में आ गया है तो वो सिर्फ एक ही फॉर्म को साइन करेगा और एक ही वोट मिलेगा उसको, ठीक है ना। दूसरे बूथ में वो वोट देने नहीं जा सकता क्योंकि उसने पहले वाले में साइन करके उसने साइन किया है और उसकी वहाँ पे इंक भी लग चुकी होगी। तो दूसरे वाले पे जैसे ही वो वोट देने जाएगा तो कह देंगे भाई कि नहीं नहीं इस तो पहले ही वहाँ वोट दे के आया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे वोट नहीं दे सकता, डुप्लीकेट वोटर नहीं हो सकते। ऑपोजिशन के कंसर्न क्या है, पहला कंसर्न है कि वेरिफिकेशन में टाइम बहुत बहुत कम दिया है, ठीक है ना। वेरिफिकेशन का मतलब एक तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि हम SIR कर रहे हैं, ठीक है ना, स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन, इसमें भी बहुत कम टाइम है। सेकंड जो SEC होता है ना, देखो यहाँ पे यहाँ टाइमलाइन थी कि 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक हम पब्लिक को ऑब्जेक्शन को करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कि सिर्फ 7 दिन दिए। तो अपोजिशन क्या कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन का टाइम है 7 दिन का, ये बहुत कम टाइम है, ठीक है। और क्या बताया कि जो बेस लिस्ट है, मतलब कि इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है ना, उसमें बहुत सारी खामियाँ है और स्टेट इलेक्शन कमीशन तो चुपचाप ECI की लिस्ट को यूज़ करता रहेगा। और ऑपोजिशन क्या कह रहा है कि ये वाली लिस्ट ही ख़राब है सर। थर्ड क्या हो रहा है कि बल्क वोटर है सेम एड्रेस पे, हमने देखा है ना एक एड्रेस पे 500 नहीं रहते हैं, ये अपोजिशन के कंसर्न है। और क्या है कि ज़ीरो एड्रेस वोटर्स है, मतलब कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं जिनका एड्रेस क्या होता है ज़ीरो होता है, ये भी एक इशू है। आउट ऑफ स्टेट सस्पिशियस नेम्स है, मतलब कि यूपी बिहार राजस्थान हरियाणा यहाँ के लड़के अचानक से ही महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा गिनती में आ रहे हैं, ठीक है ना। उनके उनकी जो वोटर कार्ड है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वो किसको वोट देंगे ये तो फिर ऑब्वियस सी बात हो जाती है। और क्या होता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग में भी ट्रांसपेरेंसी कम है, मतलब कि अपोजिशन कहता है कि हमें इन पे ही भरोसा नहीं है, इस इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं स्टेट पे, ठीक है। सिंपल, अगर बेस लिस्ट ही ख़राब है, मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लिस्ट ही ख़राब है, तो SSC चाह कर वो कितनी भी मेहनत कर लेगा लेकिन फाइनल रिजल्ट कभी परफेक्ट नहीं बन पाएगा। सही बात है, अगर आपकी लिस्ट ही ख़राब है, अगर आपकी फाउंडेशन ही ख़राब है, ठीक है ना, तो घर किससे अच्छा बन पाएगा, घर अच्छा नहीं बन पाएगा, ठीक है। SSC के सेफगार्ड्स मतलब कि ये एक्चुअल में क्या क्या कर सकता है, अब ये क्या करता है, ये डुप्लीकेट डिटेक्शन फ़िल्टर लगाता है। हमने देखा है ना वो कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम और इसका जेंडर, ये इन चारों से चेक करता है। अगर सेम मिलता है तो कहता है कि एक डुप्लीकेट का नाम काट देता है, डुप्लीकेट से चेक करता है। सेकंड क्या करता है, अंडरटेकिंग फॉर्म को साइन कराता है, हाँ कराता है, हम अपन सिग्नेचर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। CEO की टीम को वेरिफिकेशन करता है, बिल्कुल सही बात है, अगर इसको लगता है कोई डुप्लीकेट है तो ये CEO को कहता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, कि आप जाकर के चेक करिए। CEO फिर अपने फील्ड ऑफिसर को भेजता है, वो घर जाके चेक करता है और बाद में CEO उसको लिस्ट को एडिट करता है, बाद में वो वापस अगेन स्टेट इलेक्शन कमीशन के बाद भेजता है, ठीक है। ये वार्ड वगैरह बनाता है, बिल्कुल सही बात है, आप किसी न किसी वार्ड में रहते हैं ना, वो SSC ने बनाया है, ठीक है। पोलिंग सेंटर्स वगैरह को रैशनलाइज करता है। पोलिंग सेंटर मतलब कि मैंने कहा कि अगर जयपुर में 900 लोग भाग रहते हैं तो ये क्या करता है कि ये 3 वार्ड बना देता है 300 मकान के। अब ये सोचता है कि ये 300 जनों को भी अगर ये एक पोलिंग बूथ देखा ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो ये क्या कहता है कि यहाँ पर भी ये 5 पोलिंग बूथ बनाता है, मतलब कि 300 मकान इन 5 जगह पे वोटिंग देने जा सकते हैं, मतलब कि 60 जने एक पोलिंग बूथ पे वोट देने जाएंगे तो भीड़ नहीं होगी, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे भी 5 बना सकता है, यहाँ पे भी 5 बना सकता है, इसका मन जितना कर सकता है। तो पोलिंग सेंटर्स को रैशनलाइज करता है ये, मतलब कि उनके नंबर्स ऊपर नीचे कर सकता है। इलेक्शन डे को पूरा मॉनिटर करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे लड़ाई दंगे हो रहे हैं या फिर पोलिंग बूथ पे ही गोलियाँ चल रही वगैरह, वो सब कुछ मॉनिटर करता है। और अगर कोई सस्पिशियस ब्लॉक होता है तो वहाँ पे चेकिंग वगैरह करता है। कोर इशू क्या है, मतलब कि आर्टिकल क्यों बनाया है बताया गया है। आर्टिकल में मेन फोकस क्या है इस चीज़ का कि इलेक्शन कमीशन की जो वोटर लिस्ट है ना वो एक फाउंडेशन है और SSC है जो इस पर एक बिल्डिंग बन रही है, मतलब कि
अगर हमारी फाउंडेशन ही ख़राब है ना, अगर हमारी नींव ही ख़राब है, तो हमारा जो बिल्डिंग बनेगी वो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी। सही बात है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वोटर लिस्ट है ना, वो उसका फाउंडेशन है, वो नींव है। और एक्सएसजी जो उसके ऊपर सिर्फ बिल्डिंग है। अगर नींव ही ख़राब है तो बिल्डिंग भी ख़राब नहीं होगी, लास्ट में हमारा इलेक्शन सही नहीं होगा और हमारी डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है। अगर फाउंडेशन वीक होगा तो एसएसजी के पास में फिक्स करने का कोई भी पावर नहीं है। सही बात है। और ये हमेशा दिक्कत बनी रहेगी। थैंक यू।